हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका पार्ट 1 मूवी के बारे में। मूवी स्टार्ट होती ही हमें एक बर्फ़ के इलाके वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक शिप जो है वो बर्फ़ के नीचे दबी हुई होती है। वो देखने के लिए कि वो शिप कहाँ से आई, वो जो सोल्जर्स होते हैं उस शिप में एक होल करते हैं, और वो जैसे ही नीचे पहुँचते हैं शिप की तरफ और वो जैसे ही देखते हैं आसपास, तो उन्हें बहुत हैरानी होती है, क्योंकि उन्हें बर्फ़ में कैप्टन अमेरिका की शील्ड दिखती है। उन्हें ऐसा लगा कि ये तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड है, तो क्या मतलब ये कैप्टन अमेरिका का शिप है, वो यहाँ पे कैसे आया। ये सब तो हमें मूवी के आगे ही पता लगेगा। गाइस, उन सोल्जर के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। बट जो मूवी का सीन है वो शिफ्ट होता है और हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक प्रीस्ट का घर होता है। वहाँ पे जर्मन सोल्जर्स आ जाते हैं। उन जर्मन सोल्जर्स के हेड को एक कॉस्मिक चीज़ की तलाश होती है जिसमें बहुत सारी पावर है, पर वो प्रीस्ट जो है उसको वो देने से मना कर देता है और उसको एक फेक कॉस्मिक क्यूब पकड़ा देता है। और उस चीज़ को पकड़ते ही उसे समझ आ जाता है कि ये वो कॉस्मिक चीज़ नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। वो प्रीस्ट की तरफ मुड़ता है, देखता है और उसे बोलता है कि मुझे बता दो कि वो चीज़ कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को आग लगा दूंगा। वो फेक कॉस्मिक क्यूब को तोड़ देता है और प्रीस्ट को दोबारा धमकी देता है कि मुझे बता दो। पर वो प्रीस्ट बोलता है कि जो चीज़ तुम ढूंढ रहे हो उसमें इतनी ज़्यादा पावर है कि उस पावर को तुम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो सिर्फ गॉड ही बर्दाश्त कर सकते हैं। पर वो जो हेड है वो उनकी बात नहीं सुनता और इधर उधर रूम में देखने लग जाता है। रूम में देखते ही उसे एक ट्री दिखता है जिसको ट्री ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। उस ट्री में एक बटन होता है, जैसे ही वो उसको क्लिक करता है वहाँ पे एक बॉक्स खुल जाता है और उसे वो चीज़ मिल जाती है जिसकी उसे तलाश होती है, वो पावरफुल एंशिएंट चीज़। उसको पाते ही वो उनको मार देता है और वहाँ से चला जाता है। गाइस, मूवी में हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, एक आर्मी रिक्रूटमेंट सीन, जिसमें हमें बहुत सारे लड़के दिखाए जाते हैं जो आर्मी में सिलेक्ट होने के लिए आए होते हैं। वहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है स्टीव। ये हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। स्टीव जो है अपनी बीमारियों के कारण, अपनी फिजिकल अपीयरेंस के कारण कभी भी फौज में जो है शामिल नहीं हो पाता और उसको हर बार सिलेक्ट नहीं किया जाता। वो दुखी होता है और वहाँ पे किसी के साथ लड़ाई हो जाती है। वहाँ पे उसका एक दोस्त आता है, बकी। वो बकी उसको बताता है कि मेरा यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि लड़ाई लग चुकी है, मेरी पोस्टिंग कहीं और पे हो चुकी है, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो आपस में बातें करते हैं। जो स्टीव होता है वो बकी का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। फिर वो साथ में बोलते हैं कि हम लास्ट टाइम एक्सपोजिशन पे चलते हैं घूमने के लिए, इसके बाद तो मैं वहाँ से चला ही जाऊँगा। गाइज, वो लोग वहाँ पे घूम ही रहे होते हैं कि जो बकी है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करने के लिए चला जाता है, और स्टीव की नज़र दोबारा से आर्म्ड रिक्रूटमेंट फोर्स की तरफ पड़ती है और वो जाके सीधा वहाँ पे चला जाता है। और जो बकी है वो उसे समझाता है कि स्टीव, जब तक मैं वापस नहीं आता प्लीज़ कोई नादानी मत करना। पर स्टीव बोलता है कि बकी, तुम्हें पता है ना कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना फ़ौज में शामिल होना और कंट्री को सर्व करना है। ये सारी बातें डॉक्टर अब्राहम भी सुन रहे होते हैं और वो स्टीव की तरफ देखते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम आर्मी में शामिल होना चाहते हो ना, तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। गाइस, स्टीव को सब कुछ याद आ जाता है कि उसने कितनी बार आर्मी के लिए अप्लाई किया, पर हर बार वो फेल हो जाता है। फिर भी वो टेस्ट देने के लिए आता है और डॉक्टर जो है उसके टेस्ट लेने ही वाले होते हैं कि एकदम वहाँ पे डॉक्टर अब्राहम आ जाते हैं। डॉक्टर अब्राहम उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारा सारा बायोडाटा जो है वो निकाल लिया है कि तुमने कितनी बार फेक नाम बनाकर आर्मी के लिए अप्लाई किया है। पर वो उसके पैशन से खुश होकर उसे सिलेक्ट कर देते हैं और स्टीव ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली अब वो आर्मी में है। गाइज, जैसे ही आर्मी की जो ट्रेनिंग सेशन है वो शुरू होता है, वहाँ पे कमांडर आते हैं और उनके साथ पेगी कार्टर भी होती है। वो एक एजेंट होती है आर्मी में ही। और वैसे जैसे ही वो ट्रेनिंग सेशन जो है स्टार्ट होता है, हम देख सकते हैं कि सभी लड़के जो होते हैं बहुत ही वेल बिल्ड होते हैं। वहीं पर जो हमारा स्टीव है वो बेचारा छोटा सा उनके बीच में स्ट्रगल कर रहा होता है, पर उसका जो एटीट्यूड टूवर्ड्स आर्मी है वो सबसे अलग होता है। वो बिल्कुल निडर होता है। जहाँ पे सभी लोग ग्रेनेड को देखकर भाग जाते हैं, वो उसकी तरफ लिपट कर उसको डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। ये चीज़ें देख के सभी बहुत हैरान हो जाते हैं कि चाहे उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो एक सोल्जर जैसी नहीं है, बट उसकी जो नीयत है वो बिल्कुल एक सोल्जर जैसी ब्रेव है। गाइस, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जो जर्मन सोल्जर है वो अपनी कॉस्मिक क्यूब को निकालता है और उसके डॉक्टर जोला के साथ उस पर रिसर्च करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो उस कॉस्मिक क्यूब को अपनी मशीनरी के अंदर डालता है, वो देखता है कि जैसे ही उसको एक्टिवेट करता है कि उस एनर्जी सोर्स में इतनी ज़्यादा पावर है कि वो उसके सारे इक्विपमेंट, चाहे वो प्लेन है या कोई भी वेपन है, उसको वो बहुत देर तक पावर दे सकता है विदाउट एनी फ्यूल। ये देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली उनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ।
सो गाइस नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेगी और स्टीव कार में एक साथ जा रहे होते हैं कहीं पे, क्योंकि डॉक्टर अब्राहम ने स्टीव को वादा किया था कि वो उसे परफेक्ट मैन बनाएंगे आर्मी के लिए। तो वो उस पर एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं और स्टीव भी इस बात पे एग्री कर जाता है। डॉक्टर अब्राहम स्टीव को एक जगह पे लेटने के लिए बोलते हैं और धीरे धीरे कुछ केमिकल्स जो हैं उसकी बॉडी में इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो गाइस जब इनिशियली उसकी बॉडी में जो वो इंजेक्शंस हैं वो जाने शुरू करते हैं, उसको कोई दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि वो जस्ट इंजेक्शन नहीं होते हैं। बट धीरे धीरे जब उन केमिकल्स की क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है और ज़्यादा इंजेक्ट करने शुरू करते हैं, तो वो जो केज होता है वो बंद हो जाता है जिसके अंदर स्टीव होता है। तो वो पहले तो ज़ोर से चिल्लाता है और डॉक्टर सबको रोकने के लिए कहते हैं। बट जो स्टीव होता है वो अंदर से चिल्लाता है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। तो डॉक्टर भी अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हैं और जैसे ही वो धीरे धीरे 100 की तरफ पहुँचते हैं, हम देखते हैं कि उस केज में से बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो आनी शुरू हो जाती है। और जो स्टीव है वो भी एकदम चुप होता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। जैसे ही वो मीटर को धीरे धीरे 100 की तरफ करते हैं, जो सारी मशीनें एकदम से चलना बंद हो जाती है और वो जो केज है वो खुल जाता है। और जब वो केज खुलता है, हम देखते हैं कि जो स्टीव पहले एक छोटा सा बंदा था जिसको आर्मी से निकाला जा चुका था, वो अब एक वेल बिल्ट मैन था। उसकी मसल बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी थी। तो गाइज हम देखते हैं कि लेबोरेटरी में एक जासूस भी घुस आता है, जो वो लिक्विड है जो स्टीव की बॉडी में लगा था उसे चुराता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है और डॉक्टर अब्राहम को भी गोली मार देता है। डॉक्टर अब्राहम को देखकर स्टीव जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो सोचता है कि अब तो मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा, और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। एजेंट कार्टर जो है उसको पकड़ने की कोशिश करती है, बट जो स्टीव है उसे बचा लेता है और उसके पीछे जो है भागना शुरू कर देता है उस जासूस के पीछे। और हम देख सकते हैं कि जो स्टीव पहले भाग नहीं सकता था आर्मी में, कितना वीक था, बट उन इंजेक्शंस की वजह से अब वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। उसका स्टेमिना और उसकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है ख़त्म हो चुकी थी। वो जासूस वहाँ से भागने ही वाला होता है कि जो स्टीव होता है उसको पकड़ लेता है, बट जो उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले पाता क्योंकि वो जहर खा के मर जाता है। सो गाइस नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, क्योंकि स्टीव को पता होता है कि डॉक्टर अब्राहम नहीं रहे और ना ही उनके पास वो केमिकल बचा है और अमेरिकन पावर सोल्जर्स बनाने के लिए, इसीलिए स्टीव को ही कैप्टन अमेरिका चुना जाता है। कैप्टन अमेरिका को पहले तो लोग सिर्फ मजाक में या कॉमिक मैगजीन में देखते थे, उसे कोई भी मान्यता नहीं दी जाती थी सोल्जर्स वाली। तो एक दिन सोल्जर्स की मीटिंग में उसे पता लगता है स्टीव को कि उसका जो फ्रेंड है बकी, वो हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने के लिए गया था, बट वो उनके चंगुल में फंस गया है। तो स्टीव जो है वो डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त बकी को उनके चंगुल से छुड़ाएगा और वो सीधा उनसे फाइट करने के लिए पहुंच जाता है। सो गाइस स्टीव जैसे ही देखता है कि वहाँ पे और भी अमेरिकन सोल्जर फंसे हुए हैं, वो उनको भी रिलीज़ कर देता है। और जैसे ही वो बिल्डिंग में इधर उधर भागना शुरू करता है, उससे जो उसका दोस्त है बकी, वो एक स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ मिलता है। उन पे भी वो लोग कोई एक्सपेरिमेंट करने ही वाले होते हैं, बट स्टीव उसको आके छुड़ा देता है। जो स्टीव है उसको होश में लाने की कोशिश करता है और वो जो बकी है वो स्टीव को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मैंने तो सोचा था अभी भी तुम एक छोटे से आदमी हो, बट तुम इतने वेल बिल्ट कैसे हो गए, वो उससे सवाल करता है। बट जो स्टीव होता है वो बोलता है कि अब मैं कैप्टन अमेरिका हूँ, मैं फौज में भर्ती हो गया हूँ, और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ से भागते हैं, पूरी जो उनकी यूनिट होती है वेपन की, उसमें आग लगनी स्टार्ट हो जाती है और बाहर अमेरिकन सोल्जर भी हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो एक ब्रिज की तरफ पहुँचते हैं, वहाँ पे रेड स्कल भी आ जाता है, जो कि वही आदमी होता है जिसने वो कॉस्मिक एनर्जी से ये सारे वेपन्स बनाए होते हैं। और वो जो उनका ब्रिज है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है, पर जैसे ही वो आदमी अपना मास्क उड़ाता है, तो उसका जो रेड स्कल होता है वो सामने आ जाता है और वो उसे बताता है कि इसी वजह से, क्योंकि मैंने भी अपनी बॉडी में ये जो इंजेक्शन है वो इंजेक्ट करवाया था, इसी वजह से मेरा चेहरा ऐसा हो गया है। तो जैसे ही वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जो कैप्टन अमेरिका है अपने साथ बाकी सोल्जर जिनको उसने आज़ाद करवाया था उनके साथ वापस अमेरिका आ जाता है। और सभी लोग ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं और कैप्टन अमेरिका की वाहवाही भी करते हैं। कैप्टन अमेरिका को अब सच में अमेरिका का प्रोटेक्टर माना जाना शुरू हो गया था और वो अपने मिलिट्री फ्रेंड्स के साथ ये डिसाइड करता है कि हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन के सारे बेस यूनिट को खत्म कर देगा जहाँ जहाँ पे भी वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो अपने मिलिट्री फ्रेंड पूरी जो है स्ट्रैटेजी बनाता है कि कहाँ पे हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन बेस यूनिट्स हैं और वो उसे ख़त्म कर देगा। उसकी जो पूरी टीम थी वो उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती थी कि उसने वो जिम्मेदारी सारी कैप्टन ने उसके सिर पे दे दी थी। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कॉस्मिक एनर्जी की रिसर्च करनी भी स्टार्ट कर देते हैं कि वो है क्या, और दूसरी साइड पे एजेंट कार्टर जो है वो भी उस पर वार करती है कैप्टन अमेरिका पे, क्योंकि वो जेलस होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो कैप्टन अमेरिका अपने फ्रेंड बकी के साथ उस स्पेस यूनिट्स में आ जाता है उसको ख़त्म करने के लिए, और वहाँ पे भी जो है
है फाइटिंग सीन जो है स्टार्ट हो जाता है। और गाइज यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट घटना होती है कि जो कैप्टन अमेरिका अपने फ्रेंड बकी को नहीं बचा पाता और वो मर जाता है। दूसरी साइड में हमें दिखाया जाता है कि वो जो डॉक्टर जोला है उसको कैप्टन अमेरिका पकड़ लेता है और उसे प्रिजन में डाल देता है। जो कमांडर है वो डॉक्टर जोला से बात करता है कि आपको पता है ना कि रेड स्कल क्या करने की कोशिश कर रहा है और उससे कितनी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। जो कैप्टन स्टीव है वो अब डिसाइड करता है कि मैं अपने फ्रेंड की जो मौत है उसको ज़ाया नहीं जाने दूंगा और मैं हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर दूंगा। सो गाइज जैसे ही कैप्टन अमेरिका लास्ट बेस यूनिट हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने के लिए जाता है, उसको जो सारे एजेंट्स हैं वो पकड़ लेते हैं और उसको बंदी बनाकर ले आते हैं। और दूसरी साइड में हम देख सकते हैं कि जैसे ही कैप्टन अमेरिका उनसे फाइट करके जीतने ही वाला होता है कि जो रेड स्कल है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जो कैप्टन अमेरिका है वो एजेंट कार्टर के साथ और कमांडर के साथ गाड़ी में जाता है और जंप करता है उसके जेट के ऊपर। और जब वो जेट के अंदर जाता है वो जो है रेड स्कल से फाइट करना जो है स्टार्ट कर देता है। और जो फाइट होती है बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि रेड स्कल के पास वो कॉस्मिक एनर्जी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, बट जो कैप्टन अमेरिका की शील्ड होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से वो रेड के स्कल के साथ बहुत ज़्यादा फाइटिंग करता है। सो गाइज उनकी जो फाइट है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर होनी शुरू हो जाती है। कुछ पता नहीं लगता कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, दोनों इक्वली स्ट्रांग लग रहे होते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे फाइट कंटिन्यू होती है जो कैप्टन अमेरिका है वो रेड स्कल पे हावी होना शुरू हो जाता है। एक फाइट ऐसे मोड पर भी आती है जिसकी वजह से जो प्लेन है वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है, बट जो रेड स्कल होता है वो धीरे से जाता है और जेट को दोबारा से ऑटो पायलट मोड में लगा देता है और फाइट जो है वो कंटिन्यू रहती है और जेट भी सीधा सीधा उड़ना शुरू कर देता है। जब फाइट और आगे चलती है तो रेड स्कल जो है फाइनली कैप्टन अमेरिका पे वार करने ही वाला होता है कि जो कैप्टन अमेरिका है बहुत ही चालाकी के साथ अपनी शील्ड उसकी तरफ फेंकता है और वो जाकर सीधा उस कॉस्मिक एनर्जी की ओर गिरता है क्योंकि वो कॉस्मिक एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उसको किसी भी इंसान के लिए हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो रेड स्कल जब उसको पकड़ता है तो उसकी बॉडी जो है उस कॉस्मिक एनर्जी की पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी बॉडी जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो कॉस्मिक क्यूब है वो भी नीचे गिर जाता है। वहाँ पे कैप्टन अमेरिका दूसरी तरफ देखता है तो उसको समझ में नहीं आता कि अब वो प्लेन का क्या करे क्योंकि प्लेन जो है वो क्रैश होना शुरू हो जाता है और जो कैप्टन अमेरिका है वो उसको नहीं बचा पाता क्योंकि उसमें बहुत सारी मिसाइल्स होती हैं जो दूसरी कंट्रीज को तबाह करने के लिए लगी होती है। तो कैप्टन अमेरिका सोचता है कि अब मैं क्या करूं। सो गाइस फाइनली कैप्टन अमेरिका ये डिसाइड करता है कि अगर मुझे सभी कंट्रीज को और स्टेट्स को बचाना है तो मुझे इस जेट प्लेन को सीधा समुद्र में लैंड करवाना होगा ताकि किसी भी कंट्री या स्टेट को नुकसान ना हो। तो वो एजेंट कार्टर से भी साथ साथ में बात करता है और उससे एक डेट भी फिक्स करता है कि हम साथ में डांस करने जाएंगे। एजेंट कार्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि शायद वो स्टीव से आखिरी बार बात कर रही होती है। जो कैप्टन अमेरिका है वो इतना ज़्यादा डिटरमाइंड होता है अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए कि फाइनली वो जो लैंडिंग है वो उसी आइस भरी जगह में करवा देता है और सभी कंट्रीज़ को सेव कर लेता है। सो गाइज इसी से हमें पता लगता है कि वो जब वो रिसर्च कर रहे थे कि कैप्टन अमेरिका की जो शिप थी वो एक्चुअल में कैप्टन अमेरिका की ही थी क्योंकि उसी ने उसको वहाँ पे लैंड करवाया था। सो गाइज नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि वो जो कॉस्मिक क्यूब है वो भी उन्हें अमेरिकन सोल्जर को मिल जाती है और उस पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी साइड में हम देखते हैं कि जो कैप्टन अमेरिका है उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को एक रूम में पाता है जहाँ रूम में वो बहुत ही सिंपल लाइटिंग होती है और जैसे ही वो वहाँ पे उठता है उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल नज़र चलती है एक रेडियो पे। वो जो रेडियो है वो चल रहा होता है पर वो बहुत ही पुरानी डेट्स बता रहा होता है। कैप्टन अमेरिका को वहीं से शक हो जाता है कि कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। तो कैप्टन अमेरिका जब इधर उधर देखता है तो वहाँ से एक लेडी जो है वो चल कर आती है, पर कैप्टन अमेरिका जो है वहाँ से भाग जाता है और वो देखता है अपने आप को एक बड़ी अलग सी जगह पे पाता है। वहाँ पे एक एजेंट आता है, वो उससे बोलता है कि कैप्टन अमेरिका कि मैं आपको एकदम से नहीं बताना चाहता था पर आप 70 सालों से सो ही रहे थे और अब आप एवेंजर्स का पार्ट हो। और इसके साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस।